तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 तक जो है वो अपन लोगों ने कर लिए थे। किसी बच्चे ने मुझसे डाउट पूछा है क्वेश्चन नंबर 18, तो क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। क्वेश्चन है बच्चों, a body of mass capital M at rest explodes into 3 pieces, 2 of which of mass m by 4 each are thrown off in perpendicular direction with velocities of 3 meter per second and 4 meter per second respectively. The third piece will be thrown off with the velocity of. जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं ना जिसमें एक्सप्लोड्स बोला गया है तो वो इंटरनल फोर्स की वजह से होता है, एक्सटर्नल फोर्स वहां पर एब्सेंट होता है। और ऐसे क्वेश्चंस में हमको अप्लाई करना चाहिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो यहाँ पर हमको क्वेश्चन में बोला गया है बॉडी ऑफ मास कैपिटल M at rest explodes into 3 pieces, 2 of which mass m by 4 are thrown off in perpendicular directions with velocities of 3 meter per second, 3 meter per second and 4 meter per second. The third piece will thrown off with the velocity of. थर्ड पीस की हमको बच्चों वेलोसिटी फाइंड करना है। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि थर्ड पीस किस डायरेक्शन में जाएगा। देखो यहाँ पर एक बात, जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस हो एक्सप्लोड्स बोला गया है तो उसमें इंटरनल फोर्स माना जाता है और एक्सटर्नल फोर्स यदि एब्सेंट हो तो बच्चों अप्लाई हो जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। मतलब टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर एक्सप्लोजन इज इक्वल टू टोटल लीनियर मोमेंटम आफ्टर एक्सप्लोजन। तो एक्सप्लोजन से पहले कैपिटल एम मास था, उसकी वेलोसिटी तो 0 थी, तो लीनियर मोमेंटम भी क्या हुआ 0 बिफोर एक्सप्लोजन। तो आफ्टर एक्सप्लोजन लीनियर मोमेंटम कितना मेंटेन रहना चाहिए 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि ये दो पीस ऐसे जा रहे हैं तो इनका रिजल्टेंट यहाँ कहीं होगा, क्योंकि लीनियर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो रिजल्टेंट फॉर्म होगा। तो इन दोनों पीसेस की वजह से रिजल्टेंट मोमेंटम जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। इसका मतलब थर्ड पीस को इस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा और ऐसा जाना पड़ेगा कि उसका लीनियर मोमेंटम इन दोनों के रिजल्टेंट को के इक्वल हो, तभी तो कैंसिल करेगा। तो थर्ड पीस जो है उसका मास सपोज m3 और वेलोसिटी v3, ये हमको फाइंड करना है। तो कभी कभी तो डायरेक्शन भी पूछते हैं, ये x एक्सिस है सपोज और ये y एक्सिस, और मान लीजिए थर्ड पीस जो है वो x एक्सिस से थीटा एंगल फॉर्म करके जा रहा है। अभी थर्ड पीस का आप मास को कैलकुलेट कर ही सकते हो ना, क्योंकि क्या होगा m1 प्लस m2 प्लस m3 इज इक्वल टू टोटल मास m। भाई टोटल मास m का m1 कितना है बच्चों m/4, m2 कितना है m/4, थर्ड पीस का मास कितना है नहीं पता, पता कर लो m माइनस 2m/4 मतलब m/2। थर्ड पीस का मास आपने निकाल लिया, m/2 आ गया। अब जो थर्ड पीस है उसका एक्चुअल में लीनियर मोमेंटम कितना हुआ m3 into v3, और उसका ये वाला कंपोनेंट कितना होगा m3 v3 cos थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा m3 v3 sin थीटा।
अब हमको इससे मतलब नहीं है। अब सिंपल भाई लीनियर मोमेंटम कंजर्व हो रहा है तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में भी और वाई एक्सिस के डायरेक्शन में भी, मतलब राइट साइड के मोमेंटम को ये कैंसिल करेगा और अपवर्ड मोमेंटम को ये कैंसिल करेगा, डाउनवर्ड मोमेंटम। तो इसका मतलब होना चाहिए कैपिटल M by 4 into 4 is equal to M3 V3 cos theta। अब M3 का तो मैं मास रख सकता हूँ ना, तो मैं जानबूझ के नहीं रख रहा था ताकि आप लोग को थोड़ा सा इजी जाए। M by 2 V3 cos theta, तो बच्चों ये mm कैंसिल, ये आ गया 2 इक्वल टू V3 cos थीटा। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। बिल्कुल ऐसे ही वर्टिकल कंपोनेंट अपवर्ड डाउनवर्ड, तो क्या बोलोगे m by 4 into of 3 is equal to m3 v3 sin theta। 3m by 4 is equal to m3 कितना होगा m by 2 v3 into sin theta। mm कैंसिल, 2 कैंसिल, इसका मतलब v3 sin theta is equal to 3 by 2। यहाँ v3 cos theta 2 था, v3 cos theta is equal to 2। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन से 2 अननोन फाइंड कर सकते हैं ना बच्चों, तो कर सकते हैं। तो आप यदि चाहो तो v3 भी निकाल लोगे और डायरेक्शन भी निकाल लोगे, पर इस क्वेश्चन में डायरेक्शन तो हमसे पूछा नहीं है, v3 पर पूछा है, तो ठीक है दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो, स्क्वायर करो ऐड कर दो, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो कितना हो गया v3 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस v3 स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। v3 स्क्वायर कॉमन निकल गया तो अंदर क्या बचेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में 2 स्क्वायर और ये 1.5 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा, 1.5 स्क्वायर मतलब 2.25 हो जाएगा। तो इसका मतलब v3 इज इक्वल टू कितना जाएगा √6.25, है ना। 6.25 का मतलब कितना होगा बच्चों 25 स्क्वायर अपॉन 100, तो कितना जाएगा 25/10 मतलब 2.5 मीटर पर सेकंड। तो जो थर्ड पीस है उसकी वेलोसिटी होना चाहिए 2.5 मीटर पर सेकंड। ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 18। पर इस क्वेश्चन में डायरेक्शन नहीं पूछा है, और पूछ लिया होता तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसा लिख दिया होता इन द अबव क्वेश्चन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ थर्ड पीस, एक और क्वेश्चन कवर हो जाता। क्योंकि एडवांस में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना, एक क्वेश्चन दे देंगे उससे रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे ये क्वेश्चन पूछ लिया उसमें दे दिया आपको फाइंड द मास ऑफ थर्ड पीस, फाइंड द नेक्स्ट में लिख दिया फाइंड द वेलोसिटी ऑफ थर्ड पीस, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ थर्ड पीस विद द एक्स एक्सिस। तो नेगेटिव एक्स एक्सिस से थीटा एंगल निकाल सकते हो बच्चों, डिवाइड करना है। इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय 1 v3 sin theta v3 cos theta is equal to 3/2 upon 2, v3 cancel, tan theta is equal to 3/4, theta is equal to tan inverse 3/4। तो ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 18। यदि मैंने कुछ एक्स्ट्रा बता दिया तो कुछ गलत तो नहीं कर दिया ना बच्चों, चलने दो ना, एक्स्ट्रा भी थोड़ा थोड़ा मिलना चाहिए। चलो ठीक है। तो ये जिस बच्चे का भी डाउट था पिछले वीडियो में मैंने बताए थे, नेम बताए थे,
जिन जिन बच्चों ने मुझे डाउट्स पूछे हैं उनको मैंने डाउट नोट कर लिए थे, लेकिन अभी आज फिर कुछ बच्चों ने डाउट भेजे हैं वो मैं देख नहीं पाया हूँ। चलो अभी मैं थोड़ी देर से देखता हूँ, पहले जो है वो तो निपटाई देते हैं अपन, फिर इसके अलावा कुछ होगा तो देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 पूछा भाई किसी ने, which of the following sides of concurrent forces may be in equilibrium? समझे, 3 फोर्सेस दिए, कॉन्करेंट फोर्सेस हैं, और किस साइड से इक्विलिब्रियम पोजीशन बन सकती है। भाई इक्विलिब्रियम के लिए जो कॉन्करेंट फोर्सेस होता है उनका वेक्टर सम 0 होना चाहिए। वेक्टर सम का मतलब ये हुआ कि जैसे एक फोर्स दिया F1, एक फोर्स दिया F2 और एक फोर्स दिया F3, तो तीनों का वेक्टर सम 0 होगा। वेक्टर सम का मतलब ये हुआ कि यदि F1 और F2 का रिजल्टेंट ये R है, तो जो थर्ड होना चाहिए वो इस R के अपोजिट होना चाहिए और इक्वल मैग्नीट्यूड का होना चाहिए। यदि ऐसा हुआ तो बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेगी। तो हमको जैसे दिए हैं उस बेसिस को देख लो, 3 और 5 है ना, 3 और 5 ऐसे फोर्स दिए, और थर्ड वाला जो दिया है वो 9 न्यूटन। तो क्या 3 और 4 से रिजल्टेंट 9 बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। यदि 3 और 4 से मैक्सिमम आप रिजल्टेंट बोलेंगे तो कितना बन सकता है? 8। तब जब दोनों 3 और 5 को कैसा अप्लाई करते थे आप? सेम डायरेक्शन में, और अपोजिट डायरेक्शन में करते तो मिनिमम हो जाता। तो ये 3 और 5 जो फोर्स है इनसे मिनिमम रिजल्टेंट कितना हो सकता है? 2 न्यूटन, और मैक्सिमम कितना हो सकता है? 8। यदि इन दोनों का आप सेम डायरेक्शन में अप्लाई भी कर दोगे तो भी 8 होगा। अब जब थर्ड वाले फोर्स को 9 न्यूटन को अपोजिट डायरेक्शन में लगाओगे तो भी 1 न्यूटन रह जाएगा। तो इसका मतलब बॉडी पर नेट फोर्स लग जाएगा, इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगी। तो इसलिए फर्स्ट आंसर पॉसिबल नहीं है। तो हमको इस ऐसे क्वेश्चन को क्या करना चाहिए? सारे ऑप्शंस में फर्स्ट 2 फोर्सेस का मैक्सिमम और मिनिमम देखना चाहिए। जो थर्ड फोर्स है उसकी वैल्यू ये मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में या इक्वल तक होनी चाहिए, तब आप उस बॉडी को बैलेंस कर सकते हो इन सेट्स की हेल्प से। तो बच्चों फर्स्ट से नहीं हुआ, सेकंड से चेक करें। तो सेकंड में बोला 3 और 5। अरे तो बच्चों 3 और 5 से मैक्सिमम हो सकता है 8 और मिनिमम हो सकता है 2, और थर्ड फोर्स दिया है 1, मतलब 2 से भी कम है। इससे भी बॉडी बैलेंस नहीं हो सकती है। सी ऑप्शन, इसमें F1 F2 3 और 5 है, और लास्ट थर्ड फोर्स दिया 15। तो 3 और 5 यदि आप सेम डायरेक्शन में भी लगा दो तो मैक्सिमम 8 होगा। अब थर्ड फोर्स को 15 को अपोजिट भी लगाओगे तो कैंसिल नहीं कर पाएगा। डी ऑप्शन में बोला 3 5 एंड, हाँ ये है आंसर, ये आंसर है। आप जो है 3 और 5 से मिनिमम फोर्स कितना लगा सकते हो? 2, और मैक्सिमम 8, तो 6 भी लगा सकते हो आप। आपको थोड़ा एंगल मेंटेन करना पड़ेगा। ये 3 और 5 के बीच का इतना एंगल मेंटेन करना पड़ेगा ताकि इनका रिजल्टेंट कितना बन जाए? 6, और वो बन सकता है क्योंकि 3 और 5 से मिनिमम फोर्स हो सकता है 2 और मैक्सिमम हो सकता है 8। 2 से लेके 8 तक सब फोर्स आप इन दो फोर्सेस से गेन कर सकते हो, केवल आपको 3 और 5 के बीच का एंगल चेंज करते आना है। यदि 3 और 5 के बीच का एंगल जस्ट अपोजिट होगा तो बॉडी पे कितना फोर्स लगेगा? 2 न्यूटन। यदि आप ये 3 न्यूटन ऐसा लगाते हो, 5 न्यूटन ऐसा लगाते हैं, अब रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा? 2 से थोड़ा ज्यादा होगा। यदि यही आप ऐसा लगाते परपेंडिकुलर तो रिजल्टेंट कितना होगा? और बढ़ जाएगा।
भाई इनके बीच का एंगल आप कम करते जाएंगे ना, रिजल्टेंट की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी, क्योंकि हमारा r का फॉर्मूला क्या है, √a² + b² + 2ab cos थीटा। थीटा आप कम करते जाओगे तो cos की वैल्यू क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। और जब दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में होंगे 3 और 5 तो cos 0 हो जाएगा, दोनों सेम डायरेक्शन में है, मतलब दोनों के बीच का एंगल थीटा कितना हो जाएगा 0, cos 0 कितना होता है 1, cos की कौन सी वैल्यू है, मैक्सिमम, तो रिजल्टेंट इस कंडीशन में कैसा होगा, मैक्सिमम। r = √a² + b² + 2ab cos थीटा 1 हो जाएगा मैक्सिमम, तो रिजल्टेंट भी मैक्सिमम है, कितना आएगा मैक्सिमम 8। तो आप 2 से लेके 8 तक सब एंगल सब रिजल्टेंट बना सकते हो, बस आपको एंगल चेंज करना, तो 6 भी बन जाएगा। और जो थर्ड फोर्स है उसको 6 न्यूटन का है, उसको ये जो भी रिजल्टेंट होगा उसके जस्ट अपोजिट लगा दीजिए, तो इससे ये बॉडी इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है डी, क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है बच्चों डी, ठीक है। अब आज मैं पता नहीं थोड़ा सा मस्त मूड में हूँ, अब तुम लोग ये मत बोलना कि सर आप ऐसे ही पढ़ाया करो, सर ऐसी वीडियो अच्छा लगता है हमको, हमेशा थोड़ी ऐसा मूड बनेगा। और कोई कोई बोलेगा अरे यार सर आज तो आप बहुत ज्यादा मस्ती के मूड में पढ़ा रहे हो, सब चलने दो। तो बच्चों ये हो गया क्वेश्चन नंबर 20, नहीं 21 किसी ने हमने पूछा है किसी का डाउट है, किसी का डाउट है? So 21, two bodies are connected by string as shown in the diagram। अच्छा मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ बच्चों, आप लोग वीडियो देख रहे हैं, ये क्वेश्चन है आपके पास, यदि ये क्वेश्चन रहेंगे तो पढ़ने में मजा आएगा। दोस्तों बच्चे बहुत बुद्धू रहते हैं, इतना समझाने के बाद भी केवल वीडियो देख रहे हैं, सर समझा रहे हैं चलो अपन देखते हैं, अरे जब क्वेश्चन ही नहीं है तुम्हारे पास तो समझ में क्या आएगा यार। पहले वो वीडियो के नीचे ये जो देख रहे हो ना वीडियो, इसके नीचे टाइटल दिख रहा है, तो उसके साइड पे एरो है, उसको क्लिक करो और फिर वो डिस्क्रिप्शन ओपन करो, उसमें देखो लिंक दिया है एमसीक्यू वाला, उस लिंक को क्लिक करो। अब आपको पूरे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिख रहे हैं ना, वो पूरे ऑब्जेक्टिव टाइप डाउनलोड कर लो उसको और सॉल्व करो, फिर पढ़ो, फिर मजा आएगा। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं, ठीक है, एक सेकेंड। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 21, two blocks are connected by a string as shown in the diagram. The upper block is hung by another string. The upper block is hung by another string. The force F applied on the upper string produces an acceleration of 2 meters per second square in the upward direction in both the blocks. If T and T dash be the tensions in the two parts of the string, then टेंशन की वैल्यू बताना है। समझे बच्चों, हमको क्वेश्चन नंबर 21 में एक ब्लॉक ये दिया है, एक ब्लॉक ये दिया हुआ है, यहाँ पर बोला गया टेंशन टी, यहाँ पर बोला गया टेंशन टी डैश, और अपर ब्लॉक का मास है 2 kg, लोअर ब्लॉक का मास है 4 kg, ठीक है। और सिस्टम जो है वो एक्सेलरेट हो रहा है बाय 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस सिचुएशन में
हमको टेंशन टी और टी डैश समझे दोनों फाइंड करना है। वेरी गुड भाई। देखो ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको यदि ये सिस्टम एक्सेलरेट नहीं किया होता, मोशन में नहीं होता, तो डेफिनेटली इसका लोअर ब्लॉक का वेट कितना होता 4g और इतना ही यहाँ पर स्ट्रिंग में टेंशन होता। लेकिन प्रॉब्लम क्या खड़ी हो गई है, सिस्टम एक्सेलरेट कर रहा है और जब सिस्टम एक्सेलरेट करेगा तो इस 4 kg ब्लॉक का वेट चेंज हो जाएगा। जो भी होगा वो इस स्ट्रिंग को महसूस होगा, इसलिए इतना टेंशन प्रोड्यूस होगा। तो आप 4 kg ब्लॉक जो है ना, 4 kg ब्लॉक, इसका एपरेंट वेट कितना होगा भाई? वेट 4 kg कितना वेट होगा इसका? 4 इंटू जी प्लस 4 इंटू ए। भाई अपवर्ड जा रहा है, फिक्टिशियस फोर्स, सूडो फोर्स इस तरफ होगा डाउनवर्ड। तो बच्चों जितना इसका अपरेंट वेट होगा उतना स्ट्रिंग में क्या होगा? टेंशन। तो टी डैश की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई? 4 इंटू जी 10 प्लस 4 इंटू ए 2। टी डैश इज इक्वल टू 40 प्लस 8, 48 न्यूटन अप्रोक्सीमेटली। क्योंकि यदि सही वैल्यू बोलोगे तो ये तो 9.8 रहेगा ना, थोड़ा कम रहेगा। ये थोड़ा कम रहेगा तो ये भी थोड़ा कम आएगा, तो 48 तो थोड़ा सा कम। किसकी वैल्यू? टी डैश की। अब 2 kg ब्लॉक, तो 2 kg ब्लॉक को ये जो स्ट्रिंग को ऐसा खींच रहा है ना, 2 kg ब्लॉक जो है वो 4 kg ब्लॉक ऊपर क्या लगा रहा है? टेंशन। तो 4 kg की 2 kg के ऊपर क्या करेगा? रिएक्शन टी डैश। टी डैश किस तरफ रहेगा? डाउनवर्ड। और मोशन की वजह से ये 2 kg जो वेट है इसका भी एपरेंट वेट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो 2 इंटू जी प्लस 2 इंटू ए। ये भी किस तरफ रहेगा? डाउनवर्ड। और टी किस तरफ है? अपवर्ड। मतलब अब टी की वैल्यू कितनी होगी? तो टी की वैल्यू होगी बच्चों टी डैश प्लस 2g प्लस 2a। तो इसका मतलब टी इज इक्वल टू टी डैश बोलो 48, 2g बोलो 2 इंटू 10, 2a बोलो 2। तो इसका मतलब टी इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों? 20, 24, 24 प्लस 48, 72। 72 न्यूटन से थोड़ा सा कम। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन। ए आंसर ही मैच कर रहा है। 70.8 न्यूटन एंड 47.2। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 21। हट जाऊं मैं? आप लोग को देखना है? ये लो, आप अच्छे से देख लीजिए, वीडियो को पॉज करके नोट करना तो कर लीजिए।
23rd किसी बच्चे का डाउट है, क्वेश्चन नंबर 23rd। The block is kept on a frictionless inclined surface with angle of inclination alpha. The incline is given an acceleration a to keep the block stationary. Then a is equal to, बच्चों तो क्वेश्चन नंबर 23rd जो है ना बच्चों, उसमें बोला गया है ऐसा 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 और फिर यहाँ रख दिया ब्लॉक, और डायग्राम में तो ऐसा भी बना है ए और ये ऐसा बना हुआ है अल्फा। अब मुझे पता नहीं, तो क्वेश्चन पढ़ के देखते हैं। क्वेश्चन है ब्लॉक इज केप्ट ऑन ए फ्रिक्शनलेस, अच्छा फ्रिक्शनलेस भी है, इंक्लाइंड सरफेस। ऐसे सेम क्वेश्चन आएगा फ्रिक्शन में, उसमें फ्रिक्शन रहेगा, यहाँ फ्रिक्शन नहीं है। With angle of inclination alpha, the incline is given an acceleration a to keep the block stationary. Then a is equal to, मतलब क्या हुआ, यहाँ पर ये जो ब्लॉक है ना, इसका वेट होगा डाउनवर्ड mg। बच्चों ये एंगल अल्फा है, कभी भी टू लाइंस के बीच का एंगल यदि अल्फा है, थीटा है, तो उनकी परपेंडिकुलर लाइंस के बीच का एंगल भी थीटा या अल्फा जो हो वो रहता है। मैंने कई बार प्रूफ करके बताया है बच्चों। अब तो फिलहाल आप लोग जो है कहाँ प्रूफ करके बनाया है, तो पुराने वीडियो देखिए, कहीं मिल जाएगा आपको। अब मान लीजिए तो ये अल्फा होगा, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल का परपेंडिकुलर वेट है और इंक्लाइंड का परपेंडिकुलर ये, तो ये mg, तो ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा mg cos अल्फा और ये कंपोनेंट हो जाएगा mg sin अल्फा। यहाँ पर यदि फ्रिक्शन होता तो अपोजिट डायरेक्शन में लगता, ब्लॉक को रोक सकता था, लेकिन प्रॉब्लम है कि फ्रिक्शन लेस बोला है, तो ये जो mg sin अल्फा है ये नीचे मूव करवा देगा इसको, और इसको नॉर्मल रिएक्शन ऐसा लगेगा r अपवर्ड, ये कंडीशन बनेगी, गिर जाएगा ब्लॉक। लेकिन ये बोलते नहीं गिरने देना उसको, उसके लिए ये जो इंक्लाइंड प्लेट है उसको यहाँ से धक्का दिया जा रहा है, प्लस फोर्स की वजह से इसमें पूरे वेट में क्या हो गया है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर दिया है, और इतना एक्सेलरेशन दिया गया कि ब्लॉक वहीं रह गया। एक्चुअली में जब ऐसा किया होगा तो क्या हुआ होगा, इस ब्लॉक के ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में क्या लग गया होगा, इनर्शियल फोर्स, इनर्शिया की वजह से, सूडो फोर्स, फिक्टिशियस फोर्स, कितना, सेम m इंटू a, और इसलिए रुका हुआ है। तो बच्चों ये कंडीशंस बन गई हैं यहाँ पर। अब हमको देखना पड़ेगा ये इस डायरेक्शन में है, ये एंगल अल्फा है, ये एंगल भी अल्फा ही होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल, तो डेफिनेटली एम का ये वाला कंपोनेंट, एम का ये कंपोनेंट ये हो जाएगा एम ए कॉस अल्फा, जो एंगल बना रहा है, और सेकंड कंपोनेंट इस कंपोनेंट का परपेंडिकुलर होगा
और ये होगा m इंटू a इंटू साइन अल्फा, है ना। खिचड़ी पक गई है। ये जो ब्लॉक है ऐसा था इंक्लाइंड प्लेन पर, यदि आप इसको मैं वेट को ना बनाऊं क्योंकि वेट को मैंने रिजॉल्व कर लिया था, एक ज्यादा फोर्स लग रहा है एम जी साइन अल्फा, इसके जस्ट अब एम भी नहीं बना रहा हूं क्योंकि एम को भी रिजॉल्व कर लिया है, जिसका ये वाला कंपोनेंट जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, इसके जस्ट अपोजिट, तो अपन इसको बोलेंगे एम ए कॉस अल्फा, और ये दोनों कंपोनेंट जो है वो डाउनवर्ड है, ऐसा ऐसा प्लेन को दबा रही है, इस इंक्लाइंड प्लेन को ये ब्लॉक जो है दबा रहा है कुछ फोर्स से, m इंटू ए इंटू साइन अल्फा, और ये वाला जो था वो था एम जी कॉस अल्फा। तो प्लेन के इसके ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में कहलाएगा नॉर्मल रिएक्शन। यदि नॉर्मल रिएक्शन पूछा होता तो भी बता देते थे, r इज इक्वल टू m sin अल्फा प्लस mg cos अल्फा, लेकिन प्रॉब्लम है a कितना है। अरे भाई ये रुका हुआ है ना, इक्विलिब्रियम में है, मतलब डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू अपवर्ड फोर्स, तो आप क्या बोलोगे फिर इसका मतलब m a cos अल्फा इज इक्वल टू mg sin अल्फा, mm कैंसिल, a इज इक्वल टू g sin अल्फा अपॉन cos अल्फा tan अल्फा। इतना एक्सीलरेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा, फॉर्मूला मिल गया बच्चों, सब है बी आंसर, बी जी tan अल्फा। मतलब यदि मान लीजिए सपोज ये अल्फा की वैल्यू 30 होती या 45, मान लीजिए 45 होती तो, और इस पर यदि आप किसी ब्लॉक को रख देते, फ्रिक्शन लेस होता, तो कितने से आपको फोर्स एक्सेलरेट करना पड़ता, इक्वल टू ऑफ जी 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से आप एक्सेलरेट कर दीजिए, वो ब्लॉक वहीं फंसा रह जाएगा, नीचे नहीं गिरेगा। यदि आपसे इस क्वेश्चन में पूछा तो बताओ अच्छा नॉर्मल रिएक्शन कितना लगाएगा इंक्लाइंड प्लेन ब्लॉक पर, तो आप निकाल लीजिए r इज इक्वल टू m sin अल्फा प्लस mg cos अल्फा, a की वैल्यू रख दीजिए वहां पर, आंसर आ जाएगा। पर अभी तो एक्सेलरेशन पूछा है तो मैंने निकाल दिया। नेक्स्ट 23rd के बाद कौन सा क्वेश्चन पूछा है आप लोगों ने, क्वेश्चन नंबर 24 भी पूछा है। 24 में क्या खासियत है, a block of mass capital M is pulled along a horizontal frictionless surface by a rope, अच्छा, of mass small m, अच्छा rope का भी mass है। If force P is applied at the free end of the rope, the force exerted by the rope on the block will be, मतलब ये ब्लॉक हो गया, ये रोप हो गई, ब्लॉक का मास m, रोप का मास स्मॉल m, यहां से लगाया गया फोर्स P, the force exerted by the rope on the block, यहां जो फोर्स लग रहा है ना F, ये हमको फाइंड करना। अभी तक क्वेश्चन आते थे जिसमें रोप या स्प्रिंग मासलेस थी, यहाँ थोड़ा बदल गया, मोटी रस्सी है भाई, उसमें भी मास है। हम एक काम कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, मतलब आप लोगों को बच्चे थोड़ा इजी करने के लिए इस ब्लॉक को तो आप कैपिटल एम ले लो, रोप की जगह पर एक मास ले लो, ब्लॉक अज्यूम कर लो जिसका मास स्मॉल एम है, जैसा रोप वैसा ब्लॉक, और इनको एक कनेक्ट कर दो स्प्रिंग से। कौन सी स्प्रिंग, मासलेस, और यहां फोर्स लगा दो आपकी, तो डेफिनेटली यहां पर प्रोड्यूस हो जाएगा टेंशन, इस टेंशन की वैल्यू निकाल लो। ये पूरा का पूरा सेम क्वेश्चन मैंने इस फॉर्म में कर दिया।
इसको सॉल्व करना आपके लिए आसान है, आप इजीली निकाल दोगे। ये क्वेश्चन को मैंने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। रोप की जगह पर एक मास ले लिया है, ब्लॉक ले लिया है, मास ले लिया स्मॉल है, दोनों को एक स्प्रिंग से कनेक्ट कर दिया मासलेस। यहां से फोर्स लगाओगे P, स्प्रिंग में टेंशन प्रोड्यूस होगा T, यही टेंशन तो इस ब्लॉक पर लगेगा, वही तो फाइंड करना आपको। तो बच्चों इक्वेशन बनाना तो मैं सिखा चुका हूं आपको। ये P जो है ना, ये किसको एक्सेलरेट करेगा? पूरे सिस्टम को। तो पूरे सिस्टम की इक्वेशन P इक्वल टू कैपिटल M प्लस स्मॉल m इनटू A। इसका मतलब P अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m इज इक्वल टू A। कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा पूरे सिस्टम में, फर्स्ट ब्लॉक में भी और सेकंड में भी। अब ये क्यों एक्सेलरेट हो रहा है? क्योंकि इसका फोर्स लग रहा है T। कौन लगा रहा है? फर्स्ट ब्लॉक। तो टेंशन T इज इक्वल टू कैपिटल M मास इनटू एक्सेलरेशन, कैपिटल M इनटू A बोलो, P अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m। तो T इज इक्वल टू MP मध्य प्रदेश, कैपिटल M प्लस स्मॉल m। आंसर यही आंसर है बच्चों। नेक्स्ट 25, किसी ने मुझसे 25 भी पूछा है। क्या पूछा है? क्या है क्वेश्चन? रोप बोला, रोप। A rope of length capital L is pulled by constant force F. What is the tension in the rope at a distance x from the end where the force is? अरे सेम क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन। रोप है, समझे? रोप जो है L लेंथ की है और यहाँ पर फोर्स लगा है, यहां से x डिस्टेंस पर जो टेंशन है T, है ना, x from the, what is the tension in the rope at the distance, at a distance x from the end where the force is applied? तो सेम क्वेश्चन हो गया। ये L लेंथ है, ये x है, बची हुई लेंथ होगी L माइनस x। रोप जो है वो मोटी है, तो डेफिनेटली मास होगा। दो ब्लॉक में फिर से कन्वर्ट कर लो इसको, एक ब्लॉक ये वाला और एक ब्लॉक ये वाला। इस ब्लॉक का मास m1, इस ब्लॉक का मास m2। इनको आप मासलेस स्प्रिंग से कनेक्ट कर दो और यहां लगा दो आप फोर्स F, यहां निकाल दो आप टेंशन T। ये अब आपके लिए आसान है भाई। इस इतने पार्ट का मास कितना होगा? m1 अज्यूम किया हमने, निकाल सकते हैं। पूरी फुल लेंथ का मास कितना था? m। यूनिट लेंथ का मास क्या होगा? m by n। What is m? Total mass. What is m by l? Mass per unit length। जब यूनिट लेंथ का मास इतना है तो x लेंथ का मास कितना होगा? x लेंथ का m by l into x। भाई यूनिट लेंथ का इतना मास, तो x लेंथ का कितना होगा? m by l into x। ये क्या हो गया? m1 हो गया ना, तो m1 की वैल्यू बोलो m by l into x और m2 की वैल्यू बोलो m by l into l minus x। l minus x लेंथ का मास। ये फोर्स किसको एक्सेलरेट कर रहा है? पूरे सिस्टम को। m1 पूरे सिस्टम को, कैपिटल M into A,
m1 plus m2 into a। तो इसका मतलब a is equal to f by m। क्या निकाल लिया आपने? एक्सेलरेशन पूरी रोप का। ये एक्सेलरेशन इसमें भी है, इसमें भी। एक्सेलरेशन की वजह से क्या होता है? वेलोसिटी इंक्रीज होती है ना। तो ऐसा थोड़ी होगा कि इसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, इसका एक्सेलरेशन कम होगा। ऐसा होगा तो ये इतना पार्ट आगे बढ़ जाएगा। साइकिल चलाते हो ना, दोनों व्हील यदि सेम है, पेडलिंग करते हो तो दोनों की वेलोसिटी सेम इंक्रीज होगी ना, दोनों में एक्सेलरेशन सेम होगा। जब आप बाइक चलाते हैं, दोनों व्हील का साइज सेम है, तो जो एक्सीलेटर मिलता है वो दोनों इक्वल मिलता है, दोनों की वेलोसिटी इक्वल इंक्रीज होती है, इसलिए वो साथ साथ चलते रहते हैं। यदि आप बोलोगे नहीं फ्रंट व्हील का एक्सेलरेशन ज्यादा है और पीछे वाले का कम है, तो फ्रंट व्हील का एक्सेलरेशन ज्यादा मतलब उसकी ज्यादा वेलोसिटी बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और पीछे की कम एक्सेलरेशन है, कम वेलोसिटी इंक्रीज होगी, तो फिर वो पीछे छूट जाएगा। मतलब ऐसा होगा फिर बाइक में कि आप बाइक चलाओगे तो आगे वाला चक्का आगे फंस जाएगा, पीछे वाला पीछे छूट जाएगा। आप तो बाइक पर बिना चक्के के चलते रहोगे, बिना व्हील के। ऐसा थोड़ी होता है। तो बाइक चल रही है, दोनों व्हील को एक्सेलरेशन कैसा मिलता है? सेम। दोनों की वेलोसिटी जो इंक्रीज होती है वो सेम। तो यहाँ भी ऐसे है। तो अब ये जो पीछे वाला जो पार्ट है ना, इसका टेंशन निकला है T। तो T is equal to m2 into of a। T is equal to m2 कितना हो गया बच्चों? m upon l into l minus x। ये कितना हो गया? f by m। m कैंसिल। T is equal to f l minus x upon l। टेंशन ठीक है। तो ऐसा बी आंसर 25th जो है उसका करेक्ट आंसर है बच्चों बी। तो हट जाऊं मैं? अच्छा लो, ये लो, वीडियो को पॉज कर लीजिए और बाकायदा नोट कर लीजिए। चलो अब हो गया। तो नेक्स्ट करते हैं बच्चों। थोड़ा सा वीडियो रोक के मैं बोर्ड को साफ कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर बच्चों 26 क्या है? 3 इक्वल वेट्स A, B and C इक्वल हैं of mass 2 kg each are hanging on a string passing over a fixed frictionless pulley as shown in the figure. The tension in the string connecting weight B and C is। हमको बताना है बच्चों किसमें टेंशन? B और C में। B और C से जो कनेक्ट स्ट्रिंग है ना उसमें टेंशन बताना है। हो गई पुली, और यहाँ पर है ये E, इसका मास है 2 kg 2g। यहाँ पर ये है, एक और है, ये भी 2 kg, ये भी 2 kg। और हमको बताना है यहाँ टेंशन T। 3 equal weights A, B and C of mass 2 kg each are hanging on a string passing over a frictionless pulley as shown in figure. The tension in the string connecting weights B and C
इसमें टेंशन बताना। जस्ट एक सेकेंड बच्चों, ये बच्चों मैंने बोर्ड पर दिया है, आप समझे। लेफ्ट साइड पर देखिए 2 kg ब्लॉक है, राइट साइड पर 2 और 2 4 kg ब्लॉक है। तो 4 kg ब्लॉक के कारण ये जो है राइट साइड वाला ब्लॉक्स जो है वो डाउनवर्ड आएंगे और लेफ्ट साइड 2 kg अपवर्ड जाएगा। तो डेफिनेटली यहाँ पर ये 4 kg ब्लॉक जो है वो इसको पकड़ कर खींचेंगे, मतलब यहाँ टेंशन प्रोड्यूस होगा T1। तो T1 क्या हुआ, एक्शन ऑन 2 kg ब्लॉक बाय 4 kg and every action is equal and opposite reaction। तो ये 2 kg भी इन 4 kg ब्लॉक पर T1 टेंशन करेंगे, तो टेंशन T1। अब इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में सपोज टेंशन कितना है T2, तो ये डाउनवर्ड आ रहा है, तो इसका मतलब ये 2 kg ब्लॉक इस 2 kg को T2 टेंशन से अपन नीचे कर रहा है, तो ये 2 kg भी इस 2 kg को बस सेम रिएक्शन करेगा, एक स्टेट में सेम टेंशन रहता है, तो इसमें टेंशन T2, तो यहाँ पे T2। अब आप जरा ध्यान दें इस पूरे सिस्टम पर, तो इस पूरे सिस्टम के लिए जो बात की है मैंने वो पूरा हो गया 4 kg। 4 kg डाउनवर्ड आ रहा है विद एक्सेलरेशन a, जबकि टेंशन अपवर्ड है, तो इसका मतलब कोई भी एक्सेलरेशन किससे प्रोड्यूस होता है, नेट फोर्स से। तो नेट फोर्स कितना होगा 4g माइनस T1। 4g माइनस T1 क्या जाएगा, नेट फोर्स। तो 4g 2 + 2g माइनस T1 है ना, टोटल मास इनटू g, टोटल वेट हो गया माइनस टेंशन इज इक्वल टू टोटल वेट इनटू एक्सेलरेशन। भाई पूरा जो इस साइड का सिस्टम दिख रहा है आपको, ये पूरा 4 kg है ना, मैं इसको ऐसा कर सकता हूं, देखो ऐसा, ये 4 kg और ये 2g, ये a एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड, तो ये एक्सेलरेशन से अपवर्ड, तो इसका 4g वेट डाउनवर्ड होगा और यहाँ पर टेंशन हो जाएगा T1, तो इस पर नेट फोर्स कितना लगा 4g माइनस T1 इज इक्वल टू नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास 4 है इसका, है ना। तो वही लिखा है 4g, 4 कैसे करा है 2 + 2 करके, 4g माइनस T1 is equal to total mass into acceleration। ये 4g minus T1 is equal to 4a। जबकि इसके ऊपर देखो ये अपवर्ड जा रहा है, सेम एक्सेलरेशन ये सेम, इसके लिए इक्वेशन क्या बनेगा T1 minus 2g। T1 ज्यादा होगा तभी तो ऊपर जाएगा, तो नेट फोर्स अपवर्ड कितना लगेगा T1 minus 2g is equal to mass into acceleration 2 into a। और दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो तो -T1 + T1 कैंसिल, तो 4g minus 2g हो जाएगा 2g, 4a + 2a हो जाएगा 6a। तो इससे एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई g/3, मतलब ये डाउनवर्ड आएगा g/3 एक्सेलरेशन से और ये अपवर्ड जाएगा g/3 एक्सेलरेशन से। अब जब ये डाउनवर्ड आ रहा है तो ये एक्सेलरेशन इसमें भी होगा इसमें भी होगा। यहाँ पर टेंशन जो T2s की वैल्यू कितनी होगी, तो जितना इस लोअर ब्लॉक का एपरेंट वेट होगा, इस लोअर ब्लॉक का एपरेंट वेट कितना होगा, तो डेफिनेटली 2g माइनस 2a। 2g क्या रहेगा रियल वेट और फिटिशियस फोर्स कितना होगा 2a, इस तरह अपवर्ड, क्योंकि सिस्टम डाउनवर्ड आ रहा है तो शूडो फोर्स या फिटिशियस फोर्स अपवर्ड होगा 2a, तो इसका एपरेंट वेट कितना होगा 2g माइनस 2a। जितना इसका एपरेंट वेट होगा उतना टेंशन होगा, इसलिए लिखा T2 = 2g माइनस 2a। a की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी मैंने, सॉल्व किया तो टेंशन की वैल्यू आ रही है 13 न्यूटन, और यही इसका करेक्ट आंसर होगा, और ये है क्वेश्चन नंबर ऑप्शन बी।